एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। एफएम न्यूज पर बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी कवरेज लगातार जारी है। सबसे पहले रुझान हम आपको बता रहे हैं। जो मौजूदा रुझान है उसमें कुछ बदलाव दिखा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई थी, लेकिन जो अभी ताजा रुझान है उसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। जेडीयू 76 सीटों पर फिलहाल आगे दिख रही है। जेडीयू के लिए बहुत सकारात्मक खबर सामने आ रही है। जो शुरुआती रुझान है 76 सीटों पर जेडीयू आगे दिख रही है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 69 सीटों के आसपास वो लगातार बढ़त बनाए है। वहीं आरजेडी की अगर बात की जाए तो एक बड़ा फासला है। 59 सीटों पर आरजेडी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। जिस तरह के एग्जिट पोल के आकलन सामने आए थे, रुझान वही संकेत दे रहे हैं। एनडीए सत्ता में काबिज होती दिख रही है। 159 सीटों के आसपास बढ़त बनाए हुए है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सबसे तेज जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एफएम न्यूज आपको दिखा रहा है। महागठबंधन और एनडीए के बीच आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा फासला। 160 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है फिलहाल, और 79 सीटों पर महागठबंधन फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। तेजस्वी के लिए निराश करने वाले ये रुझान हैं शुरुआती। हालांकि अगर 1 बजे तक कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखी तो ही कुछ तेजस्वी का भला हो पाएगा। जो शुरुआती रुझान है उसमें अभी तक तेजस्वी जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उन्होंने जो दावा कर दिया था कि शपथ ग्रहण में मिलते हैं, शुरुआती रुझान जो हैं वो इससे बिल्कुल इतर दिख रहे हैं। 160 वर्सेस 79, बहुत बड़ा फासला दोनों ही गठबंधनों के बीच। एनडीए जो है 160 सीटों पर बढ़त बनाए है। जेडीयू की लगभग 76 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। सबसे बड़ा दल बनी हुई है फिलहाल। लगातार जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 243 सीटों के रुझान अब तक सामने आ चुके हैं पूरी तरह से। आरजेडी की अगर बात की जाए तो 59, और कांग्रेस ने भले राहुल गांधी जितना भी वोट चोरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जितना सियासी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे धता बताते हुए कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा, और 16 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। और माना जा रहा है कि जो आगे जितने रुझान सामने आएंगे और जो नतीजे में तब्दील होंगे, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी निराशा है। कांग्रेस की जो भी आजमाइश है, जोर आजमाइश, वो जिस तरह के पिछले नतीजे हैं इस बार भी फिसड्डी ही साबित हुई। सारी जोर आजमाइश कांग्रेस की। वहीं निराश करने वाली खबर प्रशांत किशोर के लिए भी। ग्राउंड जीरो पर वो एक्टिव होके लगातार उन्होंने यूथ को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जो फिलहाल शुरुआती रुझान है या एग्जिट पोल के आकलन भी थे, प्रशांत किशोर बिल्कुल जीरो पर सिमटते ही दिख रहे हैं। बहुत हद चनपटिया जैसी सीटों पर अगर वो बढ़त बना लेते हैं तो 1 से 2 सीटों पर, क्योंकि मनीष कश्यप ने वहां पर अभी लगातार जो रुझान आ रहे थे वहां बढ़त बनाए हुए थे, आगे पीछे चल रहे थे। फिलहाल इस चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी जो चर्चा है उस पर हमारे साथ अभी विश्वेंद्र जी सियासी जानकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं। चर्चा में दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। विश्वेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो पूरे रुझान देख रहे हैं आप, एनडीए 160, एक बड़ा फासला दोनों गठबंधनों के बीच आप देख पा रहे हैं। 79 महागठबंधन का है, एनडीए का 160 है। एक तथ्य आप ये समझाइए, तेजस्वी यादव की रैलियों में जो इतनी ज्यादा भीड़ देखी गई, उनकी रैलियों की भीड़ और उन तब्दील होते वोट, दोनों में अंतर को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो सर, क्या होता है, भीड़ समर्थकों की होती है,
समर्थक पूर्ण रूप से जाते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। यहाँ समझने वाली एक बात यह है कि एनडीए जो पार्टी है, जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उनमें क्या फर्क है कि वो लोग शहरी वोटी है और वो लोग पढ़ा लिखा माना जाता है ज़्यादा। वो लोग माने जाते हैं कि अपने काम में रहते वोटिंग वाले दिन पहुँचते हैं। कुछ प्रतिशत ये भी है, तो कुछ अन्य कारण भी है। जो यादव जी के पास में, तेजस्वी के पास में समर्थक है, वो युवा जरूर है, इसमें दो राय नहीं है। वो उस बिहार के समर्थन के प्रयास में जरूर है, जो बिहार का समर्थन करते हैं उस 2005 से पहले वाले बिहार का समर्थन करते हैं। वो लोग चाहते थे आज भी कि तेजस्वी यादव या लालू परिवार का जो कोई हिस्सा कोई ना कोई सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने और राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री हो, गठबंधन महागठबंधन की सरकार हो। तो वो चाहने वाले लोग थे, वो लोग जरूर उसमें पहुंचते हैं। आप जानते हैं कि दो तरह के डाटे होते हैं, शहर का और गांव का। ये भी एक फासला इस बात का होता है। लेकिन आज जो जीत है, देखो फर्क क्या होता है। एक जो गठबंधन है वो अपने तरीके से चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव तरीके से चुनाव लड़ते हैं। दोनों में फर्क है। 24 घंटे 7 दिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है हिंदुस्तान में। और आज समय बदल चुका है। आज देश की जो जनता की मांग है, जनता जवाबदेही चाहती है। जनता चाहती कि हमारे काम होने ही चाहिए। जनता चाहती कि हमें जो सरकार जो हम चुनेंगे वो सरकार हमारे लिए जवाबदेह हो और हमारे हित में वो सरकार काम करे। तो इसी कारण से यह समय की मांग को देखते हुए तभी दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर बने रहने के लिए या आगे मजबूती के लिए वो 24 घंटे 7 दिन किसी भी प्रदेश में चुनाव नज़दीक हो या दूर हो, वहाँ की टीम लगातार काम करती है। और दूसरा इसका रूप देखा जाए तो जिस राज्य में चुनाव नज़दीक आ जाते हैं उसमें 1 महीना पहले ही, चाहे आरएस की टीम हो, चाहे उसके दूसरे प्रदेशों के संगठन के नुमाइंदे, सिपाही हो, योद्धा हो, वो टीम हो, वो वहाँ पहुँचती है और जनता का मन टटोलती है। उनकी जो कमियां हैं, जो सरकार की रही हो, उस पर वो जवाबदेही तय करती है। और फिर उसमें जो जनता उनके बीच में जाती है, पदाधिकारी उनके बीच में जाते हैं जनता के बीच में, उनको उसी हिसाब से उसका जवाब देते हैं। क्योंकि जब सरकार चलाते हैं तो गलतियाँ स्वाभाविक होती है, तो ये संभव होता है। गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब कोई काम करेगा तो गलतियां संभव है। तो जो गलतियां होगी तो अगर उसमें ठीक है काम करने वाली टीम या उसके साथी उसका जवाब भी देने तैयार रहे कि किस कारण से अगली बार हम ऐसा करेंगे, सुधार करेंगे, तो सोच होती है, प्लान होता है, उसकी जीत हुआ करती है। ठीक है, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों दलों के, दोनों ही गठबंधनों के जो डिप्टी सीएम हैं वो आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, सम्राट चौधरी भी लगातार अपनी सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मुकेश सहनी भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें आगे चल रहे हैं। लखीसराय सीट की अगर बात की जाए, वहां पर भी विजय सिन्हा शुरुआत से ही जो रुझान आए हैं सुबह 8 बजे से, विजय सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार आगे चल रहे हैं। आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक पांडे जी, फिलहाल अभी जो विश्वेंद्र जी ने बात की कि बीजेपी लगातार इलेक्शन मोड में रहती है, इसका उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। अब चुनाव खत्म होते ही वो उत्तर प्रदेश की ओर देखने लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सवाल भी उठाता रहा है कि काम की बजाय सिर्फ चुनाव प्रचार पर ही जोर आजमाइश होती रही है। आलोक पांडे जी, विपक्ष कम से कम भारतीय जनता पार्टी सीख ले। विपक्ष के पास तो कोई जनता के प्रति कोई जवाबदेही है ही नहीं काम करने के लिए, तो सरकार तो नहीं चला रहे हैं। तो कम से कम वो तो चुनावी मोड में रह सकते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खूब आरोप लगाए, लेकिन कम से कम वही चुनावी मोड में बने रहे। चुनावी मोड में बने रहने के लिए भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस समय उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो, चाहे बिहार का विपक्ष हो, चाहे देश का विपक्ष हो, तीनों लोगों ने अपने आप को स्वयं खड़ा नहीं किया। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव, ये तो अपने पेरेंट्स की, अपने अगर राहुल गांधी की बात करें तो पुरखों की, और अगर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, ठीक है आलोक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जनसुराज से हमारे साथ, जनसुराज पार्टी से दीपक जी जुड़े हुए हैं।
दीपक जी, आपके मुखिया, आपके जो प्रतिनिधि हैं, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर ये उम्मीद में थे कि इस बार युवा वोटर्स को काफी हद तक अपने पक्ष में किया जा सकेगा, लेकिन जो रुझान है उसमें बड़ी निराशा हाथ लग रही है जेएसपी को। दीपक जी नमस्कार। ये आपका स्क्रीन पे आपका चैनल दिख नहीं रहा है, सिर्फ मैं दिख रहा हूँ। स्क्रीन जी, आप अपनी बात रखिए, वो अभी आप दिखने लगेंगे कुछ ही दिल। जी जी। देखिए, हम जनता के बीच जनता के मुद्दे लेके गए थे बिहार में, और हमारे आदरणीय नेताजी ने पहले भी कहा था कि हमारी सीट या तो 10 से कम रहेगी या 150 से ऊपर जाएगी। उसका कारण उन्होंने बताया था कि हमने जनता के मुद्दों को उठाया है और हमारे मुद्दों को जनता समझ रही है। और 10 से कम क्या, मुझे लग रहा है 2 से भी कम हो गए, खाता भी नहीं खुल पा रहा है। 10 से कम में कुछ भी हो सकता है, वो तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि लीप ऑफ फेथ की, जो लीप ऑफ फेथ की उन्होंने बात की थी, तो जनता के सामने हम गए, अपने प्रयास हमने ईमानदारी से और निश्चलता पूर्वक हमारे नेताजी ने प्रयास किया, और जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है। और अभी ये कोई फाइनल परिणाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे सीट होंगे जहां बहुत कम मार्जिन से जीत हार होगी। हमें लगता है कि हम और अच्छा करेंगे, और लीप ऑफ फेथ में जनता शायद हमारे ऊपर उतना विश्वास नहीं कर पाई जितनी हमारी अपेक्षा थी, और वो परिणाम में परिलक्षित हो रहा है। फिर भी हमारा कमी कहां रह गई दीपक जी, इस पर भी बात करें। कहां आपको लगता है कि लूप होल रह गया यहां पर, और क्या शराबबंदी का जो बहाल करने का मैनिफेस्टो में आपने जिक्र किया, महिला वोटर्स एक सुर में आपके विरोध में चली गई क्या? देखिए, हमने फर्जी शराबबंदी के बारे में बात की थी। जहां तक सवाल है शराबबंदी का, बिहार में हर आदमी को पता है कि शराबबंदी की क्या स्थिति है। इस फर्जी शराबबंदी के कारण बहुत सारे गरीब लोग जेल में बंद हैं, और हमारा शासन प्रशासन, ये भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अफसरशाही शराबबंदी के मुद्दे पर शराबबंदी को एक कमाने का जरिया बनाया जा चुका है। इस फर्जी शराबबंदी को हमने बंद करने की बात की थी, और यदि ये शराबबंदी इतनी ही अच्छी चीज होती तो पूरे भारत में लागू होता ना। हमारे बगल में झारखंड में तो शराबबंदी नहीं है, हमारे बगल में उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आप एक बिहार में यदि इस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इस चीज को यदि पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, तो ये जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। और इसमें इस फर्जी शराबबंदी के कारण सिर्फ भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अफसरशाही ही बेनिफिटेड हो रही है, आम जनता बेनिफिटेड नहीं हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आलोक जी, आपसे चर्चा हो रही थी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ स्थिति यही हुई प्रशांत किशोर की। वोट काटू, आप शुरू से कह रहे थे कि वोट काटने में काफी ज्यादा सक्षम होंगे, और वाकई में आपका आकलन बिल्कुल ठीक होता नजर आ रहा है। जो शुरुआती रुझान है, खुद भी डूबे और वोट काट कर महागठबंधन का भी बड़ा नुकसान कर दिया, खासकर आरजेडी का। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आरजेडी का नुकसान किया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर सवर्णों का वोट काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अभी दोपहर तक, शाम तक ये विश्लेषण और सामने आएगा कि वोट कटवा तो ये सिद्ध हुए, या वोटों का नुकसान जरूर किया इन्होंने, लेकिन कितना किया और किसको किया? भारतीय जनता पार्टी को किया, एनडीए को किया, या आरजेडी को किया? अगर वो आरजेडी को करते हैं तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर ने एक काम तो बिहार में फिर कर दिया। क्या कर दिया? कि जो जातिवाद की राजनीति का मैटर है वो कम से कम सुलझ जाएगा, या उसमें कुछ एक सकारात्मक बिंदु मैं मानूंगा। जितने भी उनको वोट मिलेंगे, अगर ईबीसी के, ओबीसी के, दलितों के और माइनॉरिटीज के वोट मिलते हैं, और प्रशांत किशोर तो ब्राह्मण है, सवर्ण है, तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर होगा कि वो सवर्ण होकर के, ब्राह्मण होकर के, क्या ब्राह्मणों का वोट काट पाए? और ब्राह्मणों का वोट तो, सवर्णों का वोट तो माना जाता है कि घोषित तौर पर राष्ट्रीय लेवल पर वो सबसे ज्यादा 70 से 80-85% तक वोट तो बीजेपी को मिलता है। के पास, तो ये देखने वाली बात होगी कि पीके ने वोट किसका काटा। अगर आरजेडी का काटा, महागठबंधन का काटा, तो भी मैं मानता हूं कि पीके ने कम से कम एक रास्ता चलना जरूर शुरू कर दिया है। आलोक जी, अपने मैनिफेस्टो में और सीट बंटवारे में ईबीसी वोटर में भी बहुत ज्यादा सेंधमारी की कोशिश थी पीके की, और युवा वर्ग में भी लोकप्रियता बढ़ाकर उन्होंने सोचा कि हम कुछ सीटों पर बढ़त बना पाएंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। देखिए, ऐसा है कि बिहार में जितना मैं जानता हूं इतनी आसान नहीं है
प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो उनका काम है। उन्होंने वो काम छोड़ के एक नेता बनने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की, मैं मानता हूं। लेकिन बहुत सारे रास्ते उनकी रणनीतिक चूक रही, इस वजह से उनको उस तरह की सफलता नहीं मिली। और दूसरी बात यह है कि बिहार की जनता दो गठबंधनों के लिए मूड बना चुकी थी, या तो वो महागठबंधन के पास जाएगी या वो एनडीए के पास जाएगी। तो इसलिए बिहार में की एक मानसिकता और भी है, और इस समय लगभग देश की वो मानसिकता बन रही है कि वो प्रमुख जो पार्टीज है जीतने और हारने वाले के, वो हारने के लिए वोट नहीं देती। तीसरा, प्रशांत किशोर के पास एक कमी और थी कि वो अरविंद केजरीवाल मॉडल की तरह ही दिखाई दे रहे थे, और अरविंद केजरीवाल से देश परेशान हो गया था। दिल्ली की तो हालत खराब कर दी अरविंद केजरीवाल ने। तो मैं बार बार कह रहा था कि पीके के लिए स्कोप इसलिए भी नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल का उदाहरण है वो बहुत गड़बड़ है, और अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति की दिल्ली में और दिल्ली को जिस तरह से पीछे की तरफ ढकेला, उसके पीके के लिए रास्ता बिहार में और कठिन हो जाएगा। लोग क्यों नए नेता पर भरोसा करें जब वो नया आता है और पुरानों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नेता तो सब खतरनाक है ही, ज्यादातर नेता आप देखिएंगे, अगर ईमानदारी से उनकी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए तो नेता बनने के पहले और नेता बनने के बाद की उनकी प्रॉपर्टियों में हर पार्टी में, बीजेपी में भी है, आरजेडी में भी है, जेडीयू में भी है। ठीक है पांडे जी, मैं लौटूंगा आपके पास। टेलीविजन स्क्रीन पर आप रुझान देख रहे हैं, 161 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। महागठबंधन लगातार उनका जो सीटों का ग्राफ है शुरुआती रुझान में वो गिरता हुआ दिख रहा है, अब 79 से 78 हो चुका है। आरजेडी की शुरुआती सीटों के रुझान की अगर बात की जाए तो 59 आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी 71 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। विश्वेंद्र जी, तेज प्रताप यादव का सुबह 8 बजे से जो रुझान हम लोग देख रहे हैं, तेज प्रताप पर भी बात हो जाए। तेज प्रताप यादव अपने भाई से अलग हुए, उसके बाद उन्होंने नए दल का गठन किया और इसके बाद वो इस उम्मीद में थे कि इस बार बिहार में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कुछ विरोधाभास भी नजर आया, विरोध उनके चुनाव प्रचार में खर्चे पर भी हुआ और कई बार वो हंसी की वजह भी बने अपने परिवार से अलग होकर। तेज प्रताप यादव की जो सियासी पृष्ठभूमि है और आगामी जो उनके सियासी नैरेटिव्स हैं, किस वे में बढ़ने वाले हैं, क्या प्रदर्शन रहने वाला है? देखो, पहली बात तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, देश दुनिया में नंबर बनने के लिए और बनने जा रहा है जो स्थिति है और जिस समय की मांग है, वो कहती कि जनता जवाब चाहती है। तो उसी का उदाहरण कहीं जगह आप देख सकते हो। आज जो जीत होगी, जो संभावनाएं बन रही है, जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, वो मेहनत और जवाबदेही के हैं, संगठनात्मक सिस्टम के हैं। उसी प्रकार से अगर जो महागठबंधन का हिस्सा थे तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी, उसी के हिस्सा थे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अगर अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों मतलब एक परिवार के दो हिस्से हुए, दोनों को नुकसान संभव है। और बीच में जैसा आपने भी कहा है, कई बार वो ऐसे कर्म करते जो देश के समय की मांग नहीं है। ये देश का युवा या देश कुछ और सोचता है। देश दुनिया में नंबर बनने के लिए पहले वाला जमाना नहीं है। अब कुछ अलग करना ही पड़ेगा, कंपटीशन में खड़ा होना पड़ेगा, तमाशे से काम नहीं चलेगा। ठीक है। समय की मैं लौटूंगा आपके पास। रत्नेश जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, पहले तो शुभकामनाएं आपको, अगर ये शुरुआती रुझान सही साबित हुए तो आप दोबारा सत्ता में काबिज होते नजर आ रहे हैं। अगर बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं हुआ 1 बजे के आसपास तो आपको रुझान जो हैं वो सत्ता में काबिज करते ही दिख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। फैक्टर्स जो आप देख पा रहे हैं अभी, कौन से फैक्टर्स एनडीए को बढ़त बनाने में कारगर साबित हुए? आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, आपकी बधाइयां मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बधाई की अगर सबसे कोई पात्र है तो वो बिहार की जनता है। और बिहार की जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से जनादेश देते हुए हमें अभी तक रुझानों में सत्ता सौंपी है, और यही अगर अंतिम परिणाम में बदलते हैं तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के रूप में हम इसको देखते हैं। और ये मानते हैं कि बहुमत से लगभग 40+ सीटें ज्यादा देना बिहार की जनता के मूड को प्रदर्शित करता है। उन्होंने
जो सुशासन की अवधारणा वाली हमारी सरकार थी उसको स्वीकार किया, और जो डबल इंजन की विकासवादी सरकार थी उसको स्वीकार किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। जहां तक रही फैक्टर्स की बात आप करते हैं, तो देखिए जिस प्रकार से नीतीश जी ने पिछले 15 सालों में बिहार को भयमुक्त बनाया और बिहार के लोगों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा हमारे लिए चुनाव में जीत का। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो मैं मानता हूं कि जो बिहार में सड़कों का जो निर्माण हमने कराया, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया, और जो बिहार को पूरे देश के साथ जोड़कर बिहार को विकास की गति देने का जो प्रयास किया, वो दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि बिहार की जनता ने जाना कि 1990 से 2005 का जो दौर था वो उसको दोबारा से वापस नहीं लाना है। ठीक है, शुरुआती रुझान आप टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं जो अभी लगातार सामने आ रहे हैं। दोबारा भारतीय जनता पार्टी दोबारा जो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दोबारा दिख रही है। लखीसराय से सुबह 8 बजे से लगातार विजय सिन्हा बढ़त बनाए हुए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी करीब 17,000 वोटों से आगे दिख रहे हैं। अलीनगर से जो है लगातार महुआ से तेज प्रताप यादव 1,000 वोटों से लगातार पीछे चलते दिख रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है वो आपको दिख रहे हैं। बीजेपी दोबारा जो रुझान है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जेडीयू और बीजेपी बहुत कांटे की टक्कर है दोनों में। दोनों ही पार्टियां जी आलोक जी सवाल मुझसे है जी। आलोक जी सवाल आपसे था। फिलहाल जो शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लिए अभी गौर करने वाली बात होगी, जो सीटों में वो अगर कुछ अपनी बढ़त बना भी लेते हैं, नीतीश कुमार को साधना भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। इस तरह की बातें भी हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार जाएंगे क्या? देखिए, ये तो समय बताएगा। नीतीश कुमार इस मामले में तो अविश्वसनीय है ही, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन वो पलटी क्यों मारे हैं? केंद्र में उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और जेडीयू के समर्थन से, और आर्थिक लाभ अगर लेना है, क्योंकि सेहरा तो नीतीश के सर ही सजेगा अगर वो अच्छा या बुरा जो भी करते हैं। तो अगर बिहार का डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं, नीतीश कुमार कम से कम अब ये कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से ये और 5 साल मुख्यमंत्री अगर स्वस्थ रहते हैं तो आखिरी कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाए जो 2005 से 10 में जिस तरह का ग्रोथ किया था, 10 से लेकर के और 25 तक तो हमें बिहार में कोई ऐसा ग्रोथ बड़ा दिखता नहीं है। आप अगर बीजेपी के पूरे कैंपेन को अगर देखें तो वो बार बार ये कहते हैं कि आप बटन सही जगह दबाना, नहीं तो आरजेडी आ जाएगी, लालू आ जाएगी। तो लालू यादव का भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज उसने किया है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना डेवलपमेंट कोई मॉडल पेश किया है। अगर कोई डेवलपमेंट मॉडल पेश किया है बिहार के लिए, तो क्या बिहार भारत का टॉप 5 इकोनॉमिक राज्य बना पाए? क्या टॉप 10 में बिहार को ला पाए? टॉप 20 में क्या बिहार को ला पाए? बिहार लालू यादव के समय में भी बिल्कुल नीचे पायदान पर था, और बिहार नीतीश कुमार के समय में भी नीचे पायदान पर है। 20 साल तक नीतीश कुमार शासन करते रहे। 20 साल में से 15-16 साल, 16.5 साल भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में नीतीश कुमार के साथ रही, लेकिन बिहार की बदहाली तो वही खड़ी है। अब अगर पूरा देश प्रोग्रेस कर रहा है, बिहार भी उसी मामले में उसकी थोड़ी गरीबी दूर हो गई है उस तरह से, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव देखो तो बिहार से ज्यादा गरीब राज्य तो कोई है ही नहीं ना। आज बिहार बिल्कुल नीचे पायदान पे खड़ा है, और लालू यादव के समय में नीचे पायदान पे खड़ा था। तो नीतीश कुमार ने ऐसा डेवलपमेंट क्या, लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर किया है, ये स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन एनडीए का जो आर्थिक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल, वो तो फेल है बिहार में। बिहार में कुछ किया ही क्या है? नीतीश कुमार ने 20 साल में सिर्फ 2-3 काम किए हैं। अगर आर्थिक तौर पे थोड़ा माना जाए कि तो रोडों के गड्ढे भर दिए हैं, लाइट थोड़ी अच्छी आने लगी है। लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि आप बताइए कि बिहार के जो कितने 38-39 जिले हैं, इसमें कितने जिलों पे कितनी फैक्ट्री लगाई, कितने उद्योग लगाए? 2-4 उद्योग बताने के बाद हो सकता है कि उंगलियां इनके आगे काम ही नजर है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, बता ही ना पाएंगे कि कितने उद्योग लगाए। तो इसलिए
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैटर है, जो डेवलपमेंट का मैटर है, उसमें एनडीए बिहार में पूरी तरह से फेल रही है। लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव ने वो विकल्प नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये भय दिखाया, मीडिया में ऐड किया कि मतलब आप अगर गलत बटन दबा देंगे तो लालू आ जाएगा। तो लालू के कुशासन का है जीवित रखकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार को ठीक है, बनाने में ठीक है सफल रत्नेश हुई। जी। लेकिन आप जी रत्नेश जी, आप अपनी बात रख रहे थे। जो बधाई तो आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक असहज भाव, एक डर का भाव भी होगा कि जो अभी जेडीयू जो है लगातार शुरुआती रुझानों में 73, आपका 72-73 का फिगर चल रहा है। जेडीयू भी एक मजबूत, बहुत ज्यादा स्थिति में है, सबसे बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में भी है। एक डर तो बैठा होगा कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार जी को साधे रखना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम सभी दल एक साथ, हमारा जो एनडीए गठबंधन है, जब सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और प्री पोल अलायंस है, ये कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं, तो मैं ये मानता हूं कि हमारे बीच सारी स्थितियां स्पष्ट थी, सारे मुद्दे सुलझे हुए थे। हमने एक दूसरे के साथ जो आगे बढ़ने का निर्णय लिया था वो बिल्कुल सहमति से लिए गए थे। इसलिए ये अटकलबाजी करना कि नीतीश जी चले जाएंगे, नीतीश जी ये कर देंगे, नीतीश जी वो कर देंगे, ये सब बस केवल पॉलिटिकल पपोलेबाजी है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। और अभी आलोक जी कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज कितनी लगाएं, तो बिहार में वर्तमान में 3,362 फैक्ट्रियां हैं और 78 इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर आप चाहें तो ये डेटा पीसीआर की टीम से वेरीफाई करवा सकते हैं, वो स्वयं आपको बता देंगे कि ये 3,362 के आसपास फैक्ट्रियां कहां से आई, किसकी सरकार में आई। और ये 78, अरे भाई सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं मैं आऊंगा आपके पास, आलोक जी आप आऊंगा बड़े मैं सीनियर हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बड़े सीनियर हैं, मैं वरिष्ठ, आपका सम्मान है। मैं आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर जी, आपको रखिए लगता अपनी है कि मेरा जवाब सही नहीं है, आपको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, तो आप क्रॉस वेरीफाई करके मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, या अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। आपका समय आए तो बोलिएगा, मैंने मेरे पास जो डेटा है वो मैंने दिया है। आप कितनी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? फिर 3,000 भाई क्यों फैक्ट्रियां आप हमारे इसको- कानपुर में जो है एक शहर में लगी है, आप पूरे बिहार में बता रहे हैं 3,000 फैक्ट्रियां। आप बताइए ना कि उन 3,000 फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन होता है, जीडीपी में वैसे ये कितना बिल्कुल योगदान वाजिब देते हैं बात, बिहार आलोक में? जी बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं कि आप बताइए कितना उत्पादन हुआ, ये तो आपको जवाब देना चाहिए। अब देखिए, फैक्ट्रियों की संख्या मैंने बता दी, अब फैक्ट्रियों के उत्पादन में उत्पादन तो वर्ष प्रतिवर्ष। अरे भाई आप बोलने देंगे आलोक जी, आती है। आलोक जी बोलने देंगे, आप बोलने देंगे आप। अरे सर, आप मिसगाइड कर रहे हैं हमारे प्रश्न को, इसलिए मैं हम क्यों आपको- मिसगाइड कर रहा हूँ? मैं वही तो कर रहा हूँ। नहीं, बिहार में 3,362 फैक्ट्रियां आया नहीं, आप क्रॉस चेक कर आपने लीजिए, कितनी लगाई उसमें? आप डेटा दे दीजिए ना, मैं दे रहा हूँ, मैं तो डेटा दे, मैं तो बाय द नंबर्स दे रहा हूँ ना। कितनी आप लगाई ये बताइए। वो अरे तो भाई 75 साल में लगी होती। अरे भाई 75 साल, मतलब 75 साल में सब कुछ लगा दिया गया था, अब आप 75 साल का गाना गाने लगे। मैंने कहा वर्तमान में बिहार में 3,362 फैक्ट्रियां नहीं, तो हैं आपने और कितनी लगाई? अरे भाई 20 साल सुनेंगे, सुनेंगे, आपने कितनी लगाई वो सुनेंगे बताइए। आप। मैं अभी 100 बात की आलोक एक बात जी- बोलूंगा, आप आलोक जी, जितने उनको भी अपनी बात रखने पॉलिटिकल दीजिए, फिर मैं आपके लीजिए। पास आता हूं। जनता हमें एक-एक विश्वास करके बात जता रही है और हमको सत्ता सौंप रही है, उसके आगे आपको की पॉलिटिकल पपोलेबाजी नहीं चलने वाली ना। आपको सुनना नहीं है, सवाल पूछ लेंगे फिर सुनेंगे नहीं। अरे सुनने की भी क्षमता रखिए। अरे भाई आपने कहा से रखिए रत्नेश जी अपनी बात रखिए, वक्त सीमित है, मैंने बोला भी सबको नहीं, मौका आपने मिलना है। कहा रत्नेश जी नहीं, आगे अपनी बात रखिए, आलोक जी की मैं ऑडियो कह रहा डाउन हूं, हो। रत्नेश जी आप अपनी जाइए बात ना। रखिए। रत्नेश जी, अगर मेरा फैक्ट गलत हो तो आप मुझे काउंटर करिएगा, आपके पास तब तक टाइम है, काउंटर चेक कर लीजिए। या मैंने आप कहा नहीं, आपको तुरंत दिव्य ज्ञान हो गया कि भैया कहां से आ गई, ये दिव्य ज्ञान मत प्रदर्शित करिए ना। आप वरिष्ठ हैं, मैं तो सम्मान करता हूं वरिष्ठों का, आपके बीच में मैंने एक बार भी नहीं बोला, आपको सुनता रहा, आपकी बात का जवाब करो। अगर गलत भाई, अगर गलत आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं चाहता हूं पीसीआर आलोक जी की ऑडियो फिलहाल अभी डाउन रखें। पपोलेबाजी कर लीजिए, बिहार की जनता हमको सत्ता सौंप रही है, बिहार की जनता हमें विश्वास जता रही है, और बिना काम के तो बिहार की जनता जताएगी नहीं। ये आप नहीं बताएंगे कि हमने काम किया कि नहीं किया, बिहार की जनता ने वोट करके बता दिया हमने काम किया है। 100 बात की एक बात। अब आप लोग कोई भी पॉलिटिकल पपोलेबाजी करते रहे, उससे हमारी सरकार पे और हमारी जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बिहार की जनसुराज जनता से ने हमको दीपक जी, स्वीकार कर लिया है। जनसुराज से दीपक जी, ये पॉलिटिकल पपोलेबाजी करते रहिए, मैंने आपको डेटा ऑडियो डाउन, रत्नेश जी की ऑडियो डाउन हो। जनसुराज से दीपक जी, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर
उनके रिटायरमेंट को लेकर जो सबसे ज्यादा हवाला दिया गया है तो जनसुराज पार्टी की ओर से दिया गया है, लेकिन जो चुनावी रुझान है अभी उसका अगर देखा जाए तो जनता के बीच एक बड़ा विश्वास मत, खासकर महिला वर्ग के बीच अभी भी नीतीश कुमार बनाए हुए हैं। आपका यह एजेंडा धता बता रही है जनता। दीपक जी, देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है और हमने जो भी मुद्दे उठाए वो सारे मुद्दे अक्षरशः सत्य थे और जनता से जुड़े हुए थे। जहां तक सवाल है जनता का, तो जनता मालिक है। जनता ने आज जिनको भी मैंडेट दिया है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बिहार को वो आगे ले जाएं, और हमने जो बिहार का मॉडल, विकास का मॉडल सोचा था, समझा था और बताया था, उस पे वो काम करें और बिहार की जनता के लिए चीजों को आसान करें। बिहार की जनता बहुत सारी चीजों में बहुत परेशानी में है और हम बिना विधायक के विपक्ष की भूमिका में थे पिछले 2 साल 3 साल से। जब से हमारी पार्टी तो 1 साल की है, हम विपक्ष का काम कर रहे थे और आगे भी विपक्ष का काम करते रहेंगे। सरकार को बिहार की जनता की मूलभूत समस्याओं को के समाधान के लिए विवश करते रहेंगे और जनता के बीच जाके लगातार हम काम करते रहेंगे। ठीक है विश्वेंद्र जी, एक तथ्य आप ये समझाइए, हम ये खबरें पढ़ते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद रैंकिंग में काफी सुधार देखने को मिला, लेकिन आंकड़े ये भी कहते हैं कि जो निजी निवेश है वो बिहार में नहीं आ पाया। इस पर एनडीए सरकार, बीजेपी के दिग्गज और खासकर नीतीश कुमार जेडीयू के सवालों के घेरे में आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भी सही है कि बिहार में सुधार हुआ है, कुछ विकास हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद की जाती थी, क्योंकि बिहार वो प्रदेश है जिसके लिए बहुत सारे योद्धाओं ने, बहुत सारे जो विचारक हैं उन्होंने अच्छा शब्द कहे हैं। तो उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही हैं। मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि 1948 में जो पोल पल्लवी थे, उन्होंने कहा था बिहार के बारे में कि बिहार ऐसा प्रदेश है कि जो अच्छा प्रशासनिक राज्य है और पूरे भारत में सबसे अच्छे लोग और अच्छा राज्य है और रहेगा। लेकिन ये गलत साबित हुआ। क्यों? आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर, जो 1912 में बिहार प्रदेश बना था, लगभग 113 साल पहले। यहाँ पर ये बात ध्यान रखी कि 2005 से पहले 90-5 के बीच में जो स्थितियाँ रही वास्तविक बहुत ज़्यादा खराब थी। उसको ठीक तो किया है, लेकिन आवश्यकता खराब ज़्यादा थी और ज़्यादा ठीक की थी। वो कमियां आज भी है। सुधार किया पर और ज़्यादा उम्मीद करती है जनता और ज़रूरत भी है, क्योंकि बिहार के लोग योद्धा है, बिहार के लोग वीर है, बिहार के लोग इंटेलिजेंट हैं। तो ये हमें मानना पड़ेगा। आईएएस बिहार से, आईपीएस बिहार से और बहुत सारे क्षेत्र में अच्छे लोग हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के जो लोग रहे, नेता रहे, उनकी कमियां रही है, ये मानना होगा। और ये जो बीच में बार बार बदलते नीतीश कुमार जी, पाला बदलना, ये ठीक नहीं है। अगर मान लो किसी एक के पक्ष में रहे तो क्लियर रहे ना। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास आज जुड़े रहते हैं आगे भी 5 साल, तो उम्मीद की जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी और अच्छा उनको आर्थिक रूप से मदद दे सकती है, समर्थन दे सकती है कई रूपों में, जिससे विकास हो सकता है और ज्यादा। ठीक तो है, उससे और मजबूती मिलती है। ये फैसले लेने चाहिए। आलोक पांडे जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता के मत से आपका विरोधाभास बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। अभी सवाल जो मेरा था, आप भी निजी निवेश को लेकर बहुत बात कर रहे थे। बिहार में निजी निवेश नहीं आया है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। फैक्ट्रियां लगाने का जिक्र अभी बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे, लेकिन उत्पादन कितना हुआ इस पर कोई आंकड़ा नहीं है। आलोक पांडे जी, मैं यही कह रहा हूं, जैसे अभी तेज मिश्रा जी ने कहा कि 78 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें 12 हमने लगाए। तो आप सोचिए 20 साल में आपने 12 बनाए, तो वो भी तो आपको आंसर करना पड़ेगा। आप जीत रहे हैं इसका मतलब थोड़ा कि आप मैदान हो जाएंगे, आप इस तरह की बातें करने लगेंगे। वो बात भी समझिए, आप जीतते रहे, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं। बिहार की जनता के पास, बिहार की आप भी चुप रहिए, बिहार की जनता के पास विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि बोले और आप सोचते हैं कि मैं चुप रहा हूं। मैं तो ऑडियो डाउन रखिए रत्नेश जी की। मैं आऊंगा रत्नेश जी आपके पास, आप आलोक जी अपनी बात रखिए। मैं तो योगी जी का शिशु, जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में बात करूंगा। रत्नेश जी की ऑडियो डाउन है। आलोक जी आप अपनी बात रखिए। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि बीजेपी इसलिए, एनडीए इसलिए नहीं इतिहास रच रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा आर्थिक मॉडल पेश किया है। ये इसलिए इतिहास रच रहे हैं
क्योंकि इनके पास जो कंपटीटर था उसने ये बात नहीं सिद्ध कर पाई कि वो लालू यादव के छाया से अलग निकल पाएगी। अगर ये बात वो सिद्ध कर पाता तो ये परिणाम नहीं आता। मैं जी। बिहार के आर्थिक मॉडल से बीजेपी के बिल्कुल असहमत हूं। बिल्कुल ठीक बात। बिहार में कुछ इस तरह का कोई बड़ा आर्थिक परिवर्तन नहीं दिखाई देता। रोडें सकरी हैं आज भी। आप बिहार में औसतन 30 किलोमीटर की गति से चलते हैं। बिहार में मेरी जानकारी में, अगर आप सही हो तो दुरुस्त कीजिएगा, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, एक भी बिल्कुल। एक्सप्रेसवे नहीं है। बिल्कुल। हाईवे है, एक्सप्रेसवे नहीं है। बिहार में आज भी ज्यादातर जो हाईवे है वो डबल लेन है। बिहार में औसतन गति 2-4 रोडों को छोड़ दिया जाए तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो आपने कार से बता रहे हैं, कार से आप सहरसा से दरभंगा जाइए, सहरसा से पटना जाइए, 30-35 किलोमीटर का औसत निकलता है। तो इस तरह से चीजें अभी भी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमियां हैं। इकोनॉमिक उस तरह का डेवलपमेंट नहीं आया है। लेकिन लालू यादव की तुलना में महिलाएं घर से बाहर निकल पा रही हैं। लालू यादव की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। लालू यादव की तुलना में भय का शासन जैसा था वैसा नहीं रहा। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं रत्नेश जी से। सफलता। ठीक है रत्नेश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आंकड़े हैं उनसे नकारा नहीं जा सकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार बहुत क्रांतिकारी तौर पर नहीं दिखा। पलायन पर सवालों के घेरे में है, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर सवालों के घेरे में है। खासकर मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर का है और वहां पर निजी निवेश का है। रत्नेश जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने बिहार में विकास किया है, बिहार में बदलाव लाए थे। और जो अभी विश्वेन्द्र जी कह रहे थे कि कुछ कमियां रह गई हैं, तो उन्हीं कमियों को सुधारने के लिए बिहार की जनता ने एक बार 5 साल के लिए फिर हमें सत्ता सौंपने का मन बना लिया और हम आगे भी उन कमियों पर भी बात करेंगे। और हमें हमारे साथ भी आलोक पांडे जी सड़क की बात कर रहे थे। आलोक पांडे जी शायद बिहार में चुनाव में गए कि नहीं गए नहीं पता, लेकिन मैं गया था। और जिस दरभंगा की ये बात कर रहे हैं, उसी दरभंगा की एक विधानसभा सीट गौरा बौरा में। देखिए रत्नेश जी, मैं रोक रहा हूं आपको। रत्नेश जी, मैं जंगल राज था, जंगल राज था लालू जी का, ये स्वीकारा, ये स्वीकारा। तब एक सवाल मैं ऐड कर रहा हूं, बस एक सवाल आपकी बात से, एक सवाल, एक तथ्य ऐड कर रहा हूं। जंगल राज था, जनता ने ये स्वीकारा, इसलिए बदलाव लाए, जेडीयू पर, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इससे भी बचा नहीं जा सकता। रत्नेश जी जी, विश्वेंद्र जी, आप अपनी बात जो रख रहे थे उसी को आगे बढ़ाइए। आपने जो कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। जिस तरह अभी रत्नेश जी मुखर तौर पर बोल रहे थे कि जनता के बीच तो विश्वास मत है, इसलिए ही वो हमें दोबारा चुन रहे हैं। जनता के बीच इसलिए विश्वास मत है क्योंकि वो जंगल राज से छुटकारा चाहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विकास की लहर, एक्सप्रेसवे कोई भी बनता हुआ नहीं दिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं दिखा। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बिहार वो प्रदेश है जो योद्धाओं का, वीरों का प्रदेश है, इंटेलिजेंट नागरिक है वहाँ पर। लेकिन वो विकास वास्तविक आज भी नहीं है जो उनका हक है। वो उस वहाँ के राजनीतिक के जो लोग हैं उनकी जवाबदेही है, उन्हें करना चाहिए था। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि 2005 से पहले 90 के बीच, ये कुछ समय पहले भी जो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जंगल राज जैसी पोजीशन थी, उसमें सुधार तो लाए नीतीश कुमार जी। लेकिन समय की मांग और ज़्यादा है, करना चाहिए था। 20 साल का समय कम नहीं होता, वो और ज़्यादा उन्हें करना चाहिए था। हाँ, अभी भी वक्त है इनके पास पर। मान लिया आज ये सत्ता बैठते हैं तो आज हम उम्मीद करते हैं, मीडिया के पर्सन मेंबर होने के नाते, कि बिहार की जनता उम्मीद करती है आपसे कि अगले 1 साल में, 2 साल में ऐसा कुछ करे, अगले 4 साल में ऐसा कुछ करे ताकि बिहार पहले 10 राज्यों में तो खड़ा हो। ऐसा नहीं कि आज आप राजा बन गए और आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी। पीछे थी 20 साल, आपने कमियां छोड़ी है, कई कारण से आप पहुंचे हो, जंगल राज का भय दिखाकर भी पहुंचे हो आप, ये मानना पड़ेगा। और कहीं और भी अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर जो अपडेट देख रहे हैं, अभी महागठबंधन में हलचल लगातार तेज हो गई है। तेजस्वी जो हैं वो लालू जी के पास पहुंचे हैं और पशोपेश की स्थिति शुरू हो गई है। वो भी इस उम्मीद में होंगी कि अगर जेडीयू बढ़त बनाती है तो क्या चाचा को दोबारा अपने पाले में लाया जा सकता है, क्या इस पर भी मंथन शुरू हो जाएगा?
विश्वेंद्र जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अवश्य होगा। और लालू प्रसाद यादव मझे नेता है पुराने समय के, और आज भी वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इस समय वक्त दूसरा है। इस समय नीतीश कुमार जी ऐसा फैसला बिल्कुल लेने की संभावना है और स्थितियों में नहीं है। कारण क्या है कि भारत में सरकार चल रही, वहां से आर्थिक लाभ प्रदेश को मिलेगा और उसका लाभ उसको दूर तक मिलेगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहे जो केंद्र में सरकार बैठी है, उसको भी उस समय के हिसाब से जरूरत है नीतीश कुमार की, तो दोनों विचार बना के रखेंगे। पहले ऐसे भी कुछ बयान आए थे जो दोनों तरफ से आए थे, जिन बयानों की वजह से संबंध में विच्छेद हुआ था। अब संभावनाएं कम है, उधर नहीं जाएंगे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को सब दिखाई देता है कि लास्ट का समय शायद ये आखिरी समय आपका होगा मुख्यमंत्री काल का, चूंकि आपका उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ बदलाव आ सकता है आप पे। तो समय की मांग है कि वो ये जरूर करेंगे, साथ बने रहे। अब की बार ऐसे संभावना बिल्कुल नहीं है कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं उसके। और दूसरी तरफ आप देखिए कि महागठबंधन में जो टूट हुई ना कई कारण से, जैसे कि पिछले 2020 के चुनाव में आप उनके साथ ये चिराग पासवान जी नहीं थे 25 में जो आज है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ, उसका लाभ मिला, उधर उनको नुकसान हुआ महागठबंधन को। कैसे? दो भाई थे, घर में वो अलग हुए हैं। दूसरा जो टिकट बंटवारे की स्थितियां थी, वो फ्रेंडली फाइट से बहुत भारी नुकसान हुआ है। तीसरा जो ओवैसी का जो विधायक तोड़े गए थे, उससे कुछ मोमेंट्स में एक मैसेज गया था, भाई ये ठीक नहीं किया इन्होंने, तो वो भी एक कारण बना था। तो वोट बटे हैं, और प्रशांत कुमार ने भी, पीके ने भी वोट जो बांटे हैं, उसमें मोमडन्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा गया है। बिल्कुल, ये संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो चाहते थे बदलाव आए, उन्हें उम्मीद थी, जिस कारण से वो बटे हैं और एनडीए मजबूत रहा है। इन कारणों से एनडीए सरकार चलने की संभावना ज्यादा है, और चलने भी चाहिए। बिहार पीके वोट बांट ले गए। दीपक जी जनसुराज से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत पैसा भी खर्च हो गया इस बार पार्टी का, बहुत क्रांतिकारी स्तर पर चुनाव प्रचार चल रहा था प्रशांत किशोर का। आप लोग भी लगे हुए थे अलग अलग टीवी डिबेट्स में कि जनसुराज पार्टी का विश्वास मत जनता के बीच हासिल किया जा सके। अब आगे क्या? अगर शुरुआती रुझान जिस तरह के हैं, जनसुराज पार्टी अगर 0 पर सिमटती है या एक आध सीटों पर बढ़त बनाए, तो प्रशांत किशोर का आगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर ही दोबारा लौटना होगा, या जमीन पर बिहार पर पॉलिटिकली एक्टिव होकर काम करते रहेंगे? देखिए, हमने अपने मुद्दे और बिहार की जनता और बिहार के विकास के लिए, बिहार की मूलभूत समस्याओं के को लेकर बिहार की जनता के बीच में गए थे। हमने अपनी बातों को कहने और समझाने का प्रयास किया। हमारे नेताजी का जो ईमानदार और निश्चल प्रयास था, वो जारी रहा, और उसको देखते हुए बिहार में हम बिहार की बेहतरी के लिए हमेशा निश्चल प्रयास आगे से करते रहेंगे। और हमारे नेताजी, एक बिहार की राजनीति नहीं, हम भारत की राजनीति की बात करेंगे। क्या है, एक प्रशांत किशोर जी का जो नेतृत्व क्षमता है, और उन्होंने जो भी इस चुनाव में या इससे पहले जो नेतृत्व क्षमता दिखाया है, अच्छे नेताओं के सारे गुण उसमें हैं। और बिहार को और बिहार की जनता को ऐसे अच्छे नेताओं की जरूरत है। और दीपक जी, हम जो आंकड़े देख पाते हैं, जो खबरें सामने आती थी चुनाव प्रचार के प्रशांत किशोर के दौरान, गूगल में वो टॉप सर्चिंग में थे, सोशल मीडिया में भी अच्छा खासा बज़ क्रिएट था, जनसभाओं में भी एक बड़ी सहानुभूति खासकर युवाओं के बीच में थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। हाँ, तो या फिर ये पेड टीआरपी थी, या फिर ये पीके जी की पेड टीआरपी थी? नहीं, हमारे नेताजी ने भी कहा था कि ये जो है सो लीप ऑफ फेथ की बात है। हमारे मुद्दे जनता समझ रहे हैं, हमारे मुद्दे अच्छे हैं, बिहार की बेहतरी के लिए हम बात कर रहे हैं। अब लीप ऑफ फेथ जनता का होगा, हमारे ऊपर विश्वास करेंगे तो हमें वोट देंगे और हमारी सरकार बनेगी। और हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो यदि वोट हमें नहीं देते हैं, तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। ये हमारे नेताजी ने हर वक्त पहले भी कहा है। और जहां तक सवाल है वो बिहार की जनता की समस्याओं का, तो जो हमने कहा है, क्या वो कहीं गलत था? क्या कहीं गलत नहीं था। हम हमेशा सही बात कहें और बिहार की जनता के से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। हम बिना किसी सीट के, बिना किसी विधायक के विपक्ष का वोट करते रहे हैं बिहार में पिछले 2-3 सालों से। और इसीलिए हमारे नेताजी ने हर गांव, हर शहर, हर घर जाकर सब जगह
मिलने का प्रयास किया, जनता को बताने का प्रयास किया। जहां तक जनता का है, जनता के मुद्दे हम उठाते रहेंगे और विपक्ष का काम हम करते रहेंगे। विपक्ष के रूप में बिहार की सरकार जो भी आ रही है उनको हम विवश करेंगे कि आप बिहार के मुद्दे को ठीक करें, बिहार की समस्याओं को दूर करें और बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में आगे ले। आलोक जी हमारे साथ लौट आए हैं, तैयार रहेंगे जी आलोक पांडे जी हमारे साथ लौट आए हैं। आलोक जी, जनसुराज की जो स्थिति है, भले प्रशांत किशोर पलायन, रोजगार जैसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा मुखर तौर पर आवाज उठाते रहे हैं, नौकरी से युवाओं के रोजगार और विश्वास मत भी देखा जा रहा था, युवा वर्ग के बीच एक बड़ी सहानुभूति थी। लेकिन जो रुझान अब सामने आए हैं, जो नतीजों में तब्दील होने वाले हैं, उसके बाद यह कहा जाने लगा है कि बिहार में कुछ भी हो जाए भाई, जातिगत समीकरण से इतर कुछ भी नहीं होने वाला, जातियों को साध कर रखना भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैंने कई बार बात कहा कि बिहार में तो जातीय समूह बहुत स्ट्रांग है और पीके के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जातीय समूह की उस चीज को तोड़ पाए। अभी के जो रुझान ये बताते हैं कि पीके उस बिहार की जो जातीय समूहता की जो अपनी एक ताकत है, आप देखिए कि कितना ज्यादा जातीय समूह स्ट्रांग है कि पीके पहली बार प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने 243 सीटों पर लड़ा चुनाव। अब उसे आप उनका दुस्साहस भी कह सकते हैं। लेकिन जो समझदार राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी तक जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो भी 101 सीट पर ही चुनाव लड़ पाई। ये है बिहार की अपनी जातीय सच्चाई। उसे चिराग पासवान को साधने के लिए 29 सीटें देनी पड़ी। ठीक है आलोक जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं चुनावी रुझानों से जुड़ी। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह जो हैं 8000 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं और वोट शेयर की अगर बात की जाए तो करीब 18% वोट शेयर लेकर जेडीयू नंबर 1 बनी हुई है, सबसे बड़ा दल बनी हुई है। जेडीयू के अनंत सिंह को लेकर तमाम विवाद सामने आ रहे थे, उन विवादों को धता बताते हुए वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है 22.61% वोट शेयर लेकर और नंबर 3 पर आरजेडी है 22% के करीब वोट शेयर लेकर। यानी कि अभी भी एनडीए के लिए लगातार सकारात्मक खबरें ही एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आलोक जी, इससे देखिए इस बात से एक चीज समझ में आ रही है कि जेडीयू जहां पर भी लीड कर रही है वो बहुत कम मार्जिन से लीड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी जहां लीड कर रही है वहां ज्यादा मार्जिन से लीड कर रही है। इसलिए अभी जेडीयू की सीटों की संख्या कम होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 18-18.5 वोट परसेंट प्राप्त करके वो 79 सीटों पर आगे है, जबकि ये दोनों दल 22-23% मत प्राप्त करके अभी नंबर 2 और नंबर 3 पर है। यानी सीधी सी बात है कि जो मार्जिन ऑफ वोट है वो जेडीयू का बहुत कम है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू की सीटों की संख्या में हो सकता है कि अभी आपको एक बड़ी कमी भी दिखाई दे, क्योंकि उनके दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी के मत और उनके मतों के बीच में 4% का अंतर। इसलिए जेडीयू के सीटों में शायद बड़ा एक कोर्स करेक्शन अभी दिखाई दे सकता है। ऐसा अभी तक के जेडीयू को प्राप्त मत प्रतिशत और बीजेपी और आरजेडी को प्राप्त मत प्रतिशत से दिखाई देता। दूसरा, अगर ये भी माने कि यही बना रहेगा अगर ट्रेंड, तो भी ये कि जेडीयू का जो सीटें निकलेंगी वो बहुत कम वोटों से वो चुनाव जीतेंगी। ये फिर नीतीश कुमार का भाग्य है कि नंबर 3 का वोट प्राप्त करके वो नंबर 1 की पार्टी बन रहे हैं। इसको फिर भाग्य कह सकते हैं। जब परम पिता परमेश्वर आपके साथ हो तो फिर आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ठीक है विश्वेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण योजना भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लाई गई वन नेशन वन राशन कार्ड की, उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान खींचा, बहुत सारी बातें उसको लेकर हो रही थी। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग बहुत ज्यादा सकारात्मक तौर पर उसे देख रहे थे। इसका फायदा भी मिला एनडीए को? हाँ, बिल्कुल मिला है। एनडीए को इस चुनाव में, बिहार चुनाव में बहुत सारे कारणों का फायदा मिला है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, विपक्ष की टूट का भी फायदा मिला है, उसकी कमजोरी का फायदा मिला है, पिछले जो जंगल राज का भय था उसका फायदा मिला है, और ये भी फायदा मिला कि उन्होंने जो योजनाएं जो प्लान किया वो उनका अच्छा
रहा है, अच्छी कोशिश की है और जो जनता के बीच अपने मुद्दे लाए तो वो मजबूत लेके आए। ये भी एक मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से तेजस्वी कह रहे थे मैं हर घर को नौकरी दूंगा, वो बेतुकी बात थी। लोग समझते हैं आज के टाइम में कि ये संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको तरीके से, या एनडीए गठबंधन ने यूं कहे तरीके से इसको लिया है, उसका भी उसको लाभ मिला है। देखो कोई भी चीज़ कही जाती है तो वो देनी भी होती है। देने में और बोलने में बहुत फर्क होता है। हमने बोल दिया तो हम घर बैठ के संभव नहीं है ना, क्योंकि आज यहाँ पे एक बात पे गौर करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन विश्वेंद्र जी आप नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी पर सवाल एनडीए पर भी उठा, बीजेपी पर भी उठा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कह दिया कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, प्राइवेट ही दे देंगे। लेकिन फिर ये भी सवाल उठा कि क्या जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय हैं या पकौड़े तलना, ये भी उसी नौकरी की कैटेगरी में आएगा क्या? ये बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। चूंकि बीजेपी यहाँ थोड़ी सी इस विषय पे सेंटर में दिक्कत में रही थी, उस प्रकार से रिप्लाई नहीं कर पाई थी, जो कमी रही थी। लेकिन वो कमी को सुधारने का प्रयास में है। उन्हीं आधार से वो सच बोलने की कोशिश कर रही है कि मैं इस प्रकार से चाहे प्राइवेट व्यवस्था करे या रोजगार स्वरोजगार व्यवस्था करे, हम वो करेंगे। वो इस प्रकार से नहीं कि तेजस्वी ने कह दिया हर घर को नौकरी देंगे, जो कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। तो ये भी मानना पड़ेगा कि एक जो आप योजना लेके आते हैं उसका एक प्लान करना पड़ता है, वो कैसे संभव हो सकती है। इसके पास भारतीय जनता पार्टी के लिए इस काम के लिए टीम है, वो प्रयास करती। पहले गलतियां रही होगी, उसमें नहीं मैं कुछ कहना चाहता, लेकिन अब वो तरीके से और सही समाधान देने की कोशिश करती है। ये सच्चाई है इस टाइम पर। ठीक, आलोक जी स्पष्ट कीजिए, नौकरी को लेकर अभी विश्वेंद्र जी ने जो व्याख्यान दिया कि संभव नहीं है तेजस्वी जी के सरकारी नौकरी देना, क्या यह संभव है 1 करोड़ सरकारी नौकरी देना बीजेपी के मैनिफेस्टो का? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कंजूस पार्टी है नौकरी देने के मामले में। मैं नहीं मानता कि ये 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे। केंद्र सरकार में तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी दे नहीं पाए। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसी जगहों पर 3-3 साल में, जहां पहले कांग्रेस के शासन में 2 ही अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, भारतीय जनता पार्टी उनको भी बर्बाद करने में जुटी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को समवर्ती सूची में आता है और इनके पास 2 स्कूली मॉडल है जो 12 तक में, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय। 2022 के बाद 2025 में कल एडवर्टीजमेंट निकाला है। कांग्रेस शासन काल में हर साल नौकरियां निकलती थी। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में टीचर रखने के लिए कहते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में रख लो, हमारा वेतन 60% बच जाएगा। वो 60% वेतन तो 1000 रुपए महिलाओं को देते हैं वृद्धा और विधवा पेंशन में। तो ये सरकारी जो इंस्टीट्यूट है उनका पैसा रोक करके, उनकी वैकेंसीज को रोक करके वो पैसा तो गरीबों में बांट रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को तो ये खुद बर्बाद करने में तुले हुए हैं। तो ये सरकारी नौकरी दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी, ये बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी पे कभी भरोसा नहीं करता। वो गंगा जी में खड़े हो जाए और ये कह दे कि हम सरकारी नौकरियां ज्यादा देंगे, तो मुझे इस पे भरोसा नहीं होता। इस सरकारी नौकरी के मामले में कांग्रेस से बेहतर भारत में कोई सरकार नहीं। ठीक है, वक्त सीमित है और दीपक जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। दीपक, एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, दीपक जी से फाइनल कमेंट लेंगे। एफएम न्यूज पर चुनावी रुझान से जुड़ी अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चुनावी कवरेज लगातार जारी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।